गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज साइंस में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो ये टॉपिक से ही हमें अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पे हम कपड़ों से रिलेटेड बात करेंगे। कपड़ों के जो थ्रेड्स होते हैं, यार्न जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। उनकी प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, कहाँ से वो हमें मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा नया करने की कोशिश करेंगे कि बुक में जो दिया हुआ है उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको बुक से मिल जाएंगी, ये रिजेंबल करेगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बुक से रिजेंबल ना करे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में कह रहा है फाइबर्स के बारे में, ऑल क्लोथ मटेरियल्स आर made up of long, narrow, thin structures called fibers। तो जितने भी कपड़े हैं वो लंबे, नैरो मतलब बहुत ही ज़्यादा पतले पतले, थिन स्ट्रक्चर्स से मिलके बना हुआ होता है, जिन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स। जो धागा होता है, धागा से भी पतला जो पार्ट होता है उसको हम फाइबर बोल सकते हैं। धागा को हम यार्न बोल सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एज वेल एज मैन मेड सोर्सेस। इस लाइन का मतलब ये हुआ, ये जो फाइबर्स हैं जिससे हम कपड़ा बना रहे थे, तैयार कर रहे थे, ये फाइबर हमें नेचर से भी मिल सकता है, पेड़ पौधों से या जानवरों से मिल सकता है, या फिर इंसानों द्वारा भी ये बनाया जाता है। कई बार ये टोटली लैब में बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें सारे केमिकल्स का यूज़ किया गया हो। और कई बार ऐसा होता है कि नेचर से कुछ चीज़ें उठाई इंसानों ने और उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह मिलाया और उससे यार्न तैयार हो गया, उससे फाइबर या फैब्रिक तैयार हो गया। ठीक है, तो वैसे सबसे पहले तो फाइबर ही तैयार होता है, फाइबर से ही फैब्रिक बनाया जाता है। तो फैब्रिक एक जो है कपड़े का टुकड़े को बोलते हैं फैब्रिक। तो अभी तक तो ये इंट्रोडक्शन में ये थोड़ा मोटा मोटी हम बात करेंगे, बाकी हम डिटेल में आगे के स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। आगे के हम इसी वीडियो में हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, कुछ आगे के वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ फाइबर्स क्या हो सकते हैं? एक कॉटन हो सकता है जो नेचर से मिलता है हमें, एक जूट हो सकता है, एक सिल्क हो सकता है, एक वुल हो सकता है, एट्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, प्लांट्स और एनिमल्स। ये प्लांट से भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं, ये नेचुरल जो सोर्सेज होते हैं ये प्लांट्स भी हो सकते हैं या फिर ये एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फाइबर्स हैं जिसके बारे में आपको पता हो सकता है। नायलॉन उनमें से एक हो सकता है, लेकिन नायलॉन जो है, नायलॉन क्या है, वो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल फाइबर नहीं है, वो मैन मेड फाइबर है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कोई और नेचुरल सोर्स पता हो फाइबर का तो आप बात कर सकते हो, उसके बारे में आप लिख सकते हो। मैन मेड सोर्सेज में क्या कह रहा है? पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, एट्सेट्रा, और मैन मेड मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो मैन मेड मटेरियल्स हम यूज़ क्यों करते होंगे? अगर इसके बारे में हम बात करें, मैन मेड फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स, तो शुरू के दिनों में तो नेचुरल फाइबर ही यूज़ करते होंगे, फिर बाद में मैन मेड फाइबर्स का यूज़ क्यों करना पड़ा, क्यों ज़रूरत पड़ गई कि इंसान खुद से कुछ तैयार करें जो फैब्रिक जिसका हम फैब्रिक वगैरह बना सकते हैं? तो उसके पीछे तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि जो नेचुरल फाइबर है उनको एक्सट्रैक्ट कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब उसको कपड़े के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कंपैरिजन टू जो मैन मेड फाइबर्स हैं उनके। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो शायद लिमिटेड क्वांटिटी में हो, वो बहुत ज़्यादा नेचर में नहीं मिलते हों। और तीसरा रीज़न हो सकता है, अगर जो चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है नेचर में, वो चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है तो सीधी सी बात है उसका दाम महंगा हो जाएगा। तो कई बार होता है कि जो कॉटन के अच्छे शर्ट्स होते हैं वो बहुत महंगे महंगे मिलते हैं,
और जो सस्ते कॉटन वाले शर्ट मिलते हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं, तो उसमें हो सकता है मिलावट वगैरह थोड़ा बहुत हो, उसमें मैन मेड फाइबर्स का यूज़ किया गया हो, इसीलिए शायद उसका दाम कम होता है। जो हम स्कूल ड्रेसेस पहनते हैं उसमें ख़ास करके मैन मेड फाइबर्स यूज़ हुए होते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम शायद इस चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं, और अगर इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ते हैं तो आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ सकते हो। तो ये तो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आगे बढ़ते हैं। प्लांट फाइबर्स के बारे में बता रहा है कि ऑल द प्लांट्स हैव फाइबर्स इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल इज कॉटन एंड मैंगो हैव फाइबर्स ऑन देयर सीड, कोकोनट ऑन इट्स फ्रूट, जूट इन इट्स स्टेम एंड बनाना ट्री इन इट्स लीफ। तो ये क्या कह रहा है कि ऑल द प्लांट्स हैव फाइबर्स इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। तो फाइबर्स यहाँ पे क्या है, रेसे। जो जब आप बात करते हो कॉटन, जो कॉटन बॉल्स लेते हो, कॉटन बॉल्स के जो रेसे होते हैं उन्हीं को फाइबर्स बोला जा रहा है। एंड मैंगो है फाइबर्स ऑन देयर सीड। जब आप आम की गुठली लोगे तो कई सारे ऐसे आम होते हैं जिनकी गुठलियों पे बहुत सारे रेसे होते हैं, तो वो जो रेसे हैं उन्हीं को फाइबर्स बोला जा रहा है। कोकोनट ऑन इट्स फ्रूट, जो इसका जो फ्रूट होता है, जो कोकोनट का फ्रूट होता है, फ्रूट के ऊपर बहुत सारे रेसे होते हैं, वो रेसे थोड़े से रफ भी होते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का फ़ाइबर होता है। हो सकता है उस फाइबर का यूज़ हम कपड़े बनाने के लिए नहीं करें, लेकिन उसका यूज़ किसी और तरीके का क्लोथिंग मटेरियल बनाने का के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है हम उसको जो डोर पे रखते हैं, जो डोर मैट वगैरह होता है उस वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर मॉप जो होता है जिससे हम पोछा वगैरह लगाते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सभी तरह के फाइबर्स जो होते हैं उनका अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है, सभी का यूज़ अपना अलग अलग जगह पे होता है। और ऐसे ही जूट के स्टेम में होता है। स्टेम मतलब उसका जो क्या बोल सकते हैं उसको, स्टेम मतलब वो उसको जो डंडे वाला पार्ट होता है। जैसे गेहूं की बात करी जाए तो गेहूं में एक तो फल लगता है और उसकी पूरी जो जो उसका पूरा डंडा होता है, इसको खर एक तरीके से बोल सकते हैं। तो स्टेम एक तरीके से खर हो सकता है। एग्जैक्ट मुझे मीनिंग हिंदी में नहीं पता है, तो आप इसको सर्च कर सकते हो। बाकी आप, मुझे लगता है कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरा मीनिंग समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये जो गेहूं का ये पौधा हुआ, ठीक है, तो गेहूं के पौधे में यहाँ पे फल लगता है, ठीक है, ये मान लो ऐसे फल लगा हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। तो जूट का स्टेम में उसके रेसे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और ऐसे बनाना ट्रीज़ के लीफ में उनका स्टेम होता है, ठीक है। एनिमल फाइबर्स के बारे में क्या कह रहा है कि दे आर इम्पॉर्टेंट एनिमल फाइबर्स आर वुल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेयर ऑफ शीप, एंड सिल्क विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म्स एक तरीके के कीड़े होते हैं जो बहुत ही छोटे साइज़ के हो सकते हैं, जिनका साइज़ कॉकरोच के साइज़ के आसपास का हो सकता है। जब ये सिल्क वर्म्स बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो ये बटरफ्लाई का फॉर्म ले सकते हैं और उनको मॉथ बोला जाता है, ठीक है। तो शीप के अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनका हम हेयर यूज़ करते हैं वुल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा इस पूरे स्लाइड में, आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कॉटन तो आप सभी को पता है, सभी के घरों में यूज़ होता है। शर्ट आप लोग जो पहनते हो, कोई ना कोई शर्ट ऐसा होगा जिसमें आप कॉटन ज़रूर, जिसमें हल्का फुल्का ही सही लेकिन कॉटन ज़रूर होगा। और वो नहीं तो सही, अगर आपके घर में दीप वगैरह जलाया जाता होगा तो दीप जलाए जाने के लिए कॉटन बॉल से ही कॉटन थोड़ा सा निकाला जाता है और उसको थोड़ा सा मसल के उसी को जलाया जाता है। उसी को थोड़ा सा पहले ऑयल में सोक किया जाता है और उसको जलाया जाता है, ठीक है। तो कॉटन तो हर किसी ने देखा है, कॉटन हर किसी ने फील भी किया हुआ होगा। और कॉटन का फाइबर भी आपने देखा हुआ, उसका टेक्सचर कैसा होता है। तो कॉटन के बारे में कह रहा है, कॉटन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप। तो इंडस्ट्रियल क्रॉप की बात करी जाए, इंडस्ट्रियल क्रॉप मतलब ये होता है
ऐसी फसल जिसको सिर्फ़ और सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बोया जाता है ऐसे क्रॉप्स को इंडस्ट्रियल क्रॉप्स बोला जाता है। अगर गेहूँ बोया जा रहा है तो गेहूँ को इंडस्ट्रियल क्रॉप नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये लोगों के यूज़ के लिए इसको बोया जाता है, लोगों के खाने के लिए बोया जाता है। ये एक कमोडिटी हो सकती है, बेसिक नीड्स में इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं कहीं पे मान लो किसकी खेती हो रही, कहीं पे मान लो नील की खेती हो रही है, जिसके बारे में आपने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत जाना भी होगा कि इंडिगो की खेती हुआ करती थी चंपारण में, जहाँ पे सत्याग्रह वगैरह स्टार्ट हुआ था, गांधी जी ने किया था नील की खेती के ऊपर। तो इंडिगो जो है, इंडिगो का जो क्रॉप हो सकता है वो एक तरीके का इंडस्ट्रियल क्रॉप हो सकता है। वैसे ही कॉटन भी एक तरीके का इंडस्ट्रियल क्रॉप है, क्योंकि इसका ऐसे डेली यूज़ में तो ऐसा कुछ खास काम नहीं है। हम इसको रोज़ जो है नहीं यूज़ करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल क्रॉप भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ऐसे क्रॉप्स जिनका यूज़ सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए किया जाता है उसको इंडस्ट्रियल क्रॉप कह सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंडिया वॉज द प्राउड इन्वेंटर ऑफ कॉटन क्लोथिंग। तो जो इन्वेंशन हुआ था कॉटन क्लोथिंग का वो कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ था। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना होगा, रख सकते हो, ये आपके जीके में भी काम में आएगा। अगर आपको कोई पूछे कि कॉटन क्लोथिंग कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुआ था, तो आप बोल सकते हो कि इंडिया में सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया था। आगे कह रहा है कि कॉटन हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया सिंस 1800 BC। मतलब 1800 BC मतलब जब आज कितना कौन सा ईयर चल रहा है? आज चल रहा है 2020। इसका मतलब ये हुआ जब ईयर 0 चल रहा होगा या फिर ईयर 1 चल रहा होगा, ईयर 1 के 1800 ईयर्स एगो, ईयर 1 के 1800 ईयर्स पहले की बात करी जाए तो आज से कितने साल पहले हुआ होगा? तो मैं 20 मतलब फर्स्ट ईयर से कैलेंडर मान लो, जब ईयर 1 रहा होगा तब हमने कैलेंडर अगर स्टार्ट किया होगा तब से 2020 साल हो चुके हैं। और जब ईयर 1 रहा होगा, ईयर 1 के 1800 साल पहले से कॉटन का यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि 2020 प्लस 1800, इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो टोटल कितना हुआ? 3820। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3820 ईयर्स से हम कॉटन का यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बिफ़ोर क्राइस्ट जो BC होता है, बिफ़ोर क्राइस्ट इसको बोला जाता है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको बोले कि 1000 BC का मतलब क्या हुआ, तो आप तपाक से बोल सकते हो कि 2020 साल इधर हो गए और 1000 साल उधर, तो 2020 में 1000 मैंने जोड़ दिया तो 3020 साल पहले की बात हो रही है, अगर मैं 1000 BC की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे प्रोडक्शन के बारे में कह रहा है, कॉटन इज़ ग्रोन इन महाराष्ट्र। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है, पंजाब में होता है, राजस्थान में होता है, तमिलनाडु होता है और मध्य प्रदेश में भी इसको उगाया जाता है। हर जगह पे नहीं उगाया जा सकता। क्लाइमेट रिक्वायर्ड कौन सा है? कॉटन प्लांट्स नीड वार्म क्लाइमेट। गर्म एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा गर्म जहाँ पे होगा, उस जगह पे ही ये कॉटन प्लांट्स को उगाया जाता है। कॉटन इज़ प्लांटेड अर्ली इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जब ही स्टार्ट होता है उसी के स्टार्ट में ही उसको, इस क्रॉप को बो दिया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ब्लैक सॉइल इज़ एक्सेलेंट फॉर कॉटन्स कल्टीवेशन। ब्लैक सॉइल पे रिकमेंड किया जाता है कि ब्लैक सॉइल जहाँ पे हो वहाँ पे ही कॉटन को कल्टीवेट किया जाना चाहिए। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।